हेलो एवरीवन, मैं अमित ठाकुर और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करनी है ऑनलाइन, वो भी जीएसटी के पोर्टल पे। किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ नहीं करेंगे हम, ना जीएसटी ना टैली। सिंपली एक एक्सेल पे फॉर्मेट बना के मैं आपको एक जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइलिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको जीएसटीआर रिटर्न फाइलिंग करनी होती है और कब करनी होती है। तो चलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ। मैं अपनी आईडी लॉगिन करके डिस्प्ले पे चलते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे आपको अपनी जीएसटीआर 1 की रिटर्न फाइलिंग करनी है। तो मैंने अपनी आईडी लॉगिन कर ली है। अब हम अपनी जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करने से पहले हमें क्या है, जीएसटी रिटर्न में जो डाटा प्रोवाइड करना है उस डाटा को बनाना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डाटा समझा देता हूँ कि आपको जो अपना डाटा बनाना है वो किस तरह से बनाना है, जो हमें यहाँ पे जीएसटी रिटर्न फाइलिंग करते समय एंटर करना होता है। तो डाटा बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक एक्सेल सीट ओपन करेंगे और एक्सेल सीट पे आप अपने सारे डाटा की एंट्री करेंगे। सबसे पहले मैं आपको B2B समझा देता हूँ। B2B डाटा की एंट्री करेंगे। B2B क्या होता है, जब भी आप किसी रजिस्टर्ड पार्टी को, मतलब आप जिसको सेल कर रहे हो वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड है और वो आपको अपना जीएसटी नंबर दे के बिल कटवा रहा है, तो हम उसको कहते हैं B2B सेल। तो B2B की जितनी भी आपकी सेल हुई है उसकी एंट्री आप एक एक कर लेंगे इस तरह से कुछ, कि आपने किस डेट पे उसको इन्वॉइस इशू का, जीएसटी नंबर क्या है, पार्टी नेम क्या है, कौन सा इन्वॉइस नंबर इशू किया है, और जो आपने उनको प्रोडक्ट सेल किया है उस पर टैक्स रेट कितना है, जीएसटी का टैक्स रेट कितना है, 18% है। इसके बाद आपका टोटल इन्वॉइस का वैल्यू क्या है, टैक्सेबल अमाउंट क्या है, टैक्स का अमाउंट कितना है। इस तरह से आप अपना एक लेजर बना के रख लेंगे एक्सेल में। तो ये तो बात होगी B2B की, कि B2B में आपने जो सेल की उसकी एंट्री इस तरह से कर लेंगे। इसी तरह से आप क्या करेंगे, अपनी B2C की एंट्री भी करेंगे। B2C की एंट्री मतलब आपने जो भी खुदरी सेल की है, B2C मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल की है, उसकी आप इस तरह से उसकी भी एंट्री कर लेंगे कि आपने स्टेट वाइज कितने सेल किए। क्योंकि B2C की जो एंट्री होती है ना जीएसटी में, वो दो ही तरीके से होती है। इसमें पार्टी वाइज एंट्री नहीं होती, इसमें स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज होती है एंट्रियाँ। अब मान लीजिए जैसे मैंने B2B है, तो B2B में मैंने दो पार्टियों को सेल किया, तो दोनों पार्टी की पर्टिकुलर एक एक सिंगल सिंगल करके एंट्री की है। लेकिन मैंने B2C में क्या किया है, स्टेट वाइज एंट्री कर रखा है। स्टेट वाइज एंट्री क्यों कर रखा है, क्योंकि हमें जीएसटी में स्टेट और टैक्स रेट वाइज ही एंट्री देनी होती है, यहाँ पे हमें पार्टी वाइज नहीं देनी होती। मान लीजिए मैं दिल्ली में सेल करता हूँ और दिल्ली में मैंने 1000 इन्वॉइसेस इशू कर दिए B2C के, तो यहाँ पे मेरे को B2C के केस में 1000 इन्वॉइसेस की सेपरेट सेपरेट एंट्री नहीं करनी होगी। मुझे बस ये कैलकुलेट करना होगा कि टोटल 1000 इन्वॉइसेस से जो मेरे को सेल आई कितनी आई है और किस स्टेट से आई और किस टैक्स रेट की सेल की। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे दिल्ली में मैंने सेल की है, दिल्ली में मैंने 12% के इन्वॉइस भी काटे, 18% के भी काटे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दिल्ली लिखूँगा। दिल्ली में मैंने 18% टैक्स रेट की कितनी टोटल सेल की है वो अमाउंट मैं कैलकुलेट कर लूँगा। मेरे बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट आती है तो मैं बैंक स्टेटमेंट से फ़िल्टर करूँगा इस टाइप से चेक करके, या मेरे पास कैश आता है तो मैं अपने डे बुक में से देख के कैश टोटल करूँगा। तो 18% की जो भी मैंने सेल की, एग्जाम्पल के तौर पे 50,000 की, वो मैं एंट्री कर लूँगा। और यहीं दिल्ली में मैंने एक और सेल की, वो की 12% पे। तो 12% की मैंने उन्हीं 1000 इन्वॉइसेस में से मैंने जो कुछ 18% किया था, कुछ 12% किया था, तो 12% वाली मैंने 30,000 रुपये की टोटल सेल की थी। तो मेरे को इस तरह से एंट्री करनी होती है, ना कि पार्टी वाइज। पार्टी वाइज मैं एंट्री करूँगा तो टोटल मेरे को 1000 एंट्रियाँ बनानी पड़ेगी। तो इस B2C में आपको पार्टी वाइज एंट्री नहीं करनी होती, टैक्स रेट वाइज और स्टेट वाइज एंट्री करनी होती है। ये जब मैं अभी एंट्री करूँगा ना तो आपको समझाऊंगा, वहाँ पे थोड़ा और क्लियर होगा B2C का कॉन्सेप्ट। तो चलिए अब हम अपनी रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट करना शुरू करते हैं। B2C में मैंने आपको बता दिया, B2B में आपको कुछ इस तरह से डाटा बनाना होता है। तो आप ये डाटा समझ गए कि आपको डाटा कैसे बनाना है। अब डाटा इस तरह से जब आपका बन जाए तो अब हम क्या करते हैं, अपनी रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट करते हैं। रिटर्न फाइलिंग के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अपने जीएसटी का पोर्टल लॉगिन कर लूँगा। पोर्टल लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड, मेरे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा जब मैं अपना जीएसटी का पोर्टल लॉगिन कर लूँगा। लॉगिन करने के बाद मेरे को क्या करना है, सिंपली फाइल रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देना है। फाइल रिटर्न पे क्लिक करने के साथ मेरे सामने ये टैब आएंगे। इसमें मेरे को सबसे पहले अपना फाइनेंशियल सेलेक्ट करना है, उसके बाद क्वार्टर सेलेक्ट करना है। क्वार्टर सेलेक्ट करने के बाद किस मंथ की मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ मेरे को वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे ही मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद मेरे पास सारी रिटर्न आ गई मेरे पास। और जो अभी मेरे को रिटर्न अपनी फाइल करनी है वो करनी है GSTR 1। और GSTR 1 की ड्यू डेट क्या होती है, 11 तारीख। आपको 11 तारीख से पहले पहले अपनी GSTR 1 रिटर्न फाइलिंग सबमिट करनी होती है। तो ये मैं GSTR 1 पे आ गया। अब मैं क्या करूँगा, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करूँगा। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने के साथ मेरे सामने ये सारे टैब आ गए जिनमें मेरे को सारी एंट्रियाँ अपनी करनी होती है। तो अब मैं एक एक करके सारी एंट्रियाँ करके समझा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं B2B की एंट्री करूँगा। B2B की एंट्री के लिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है ऐड रिकॉर्ड्स पे।
ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेरे को क्या डिटेल देनी है। यहाँ पे रेसिपिएंट जीएसटीएन नंबर, तो यहाँ पे रेसिपिएंट जीएसटी नंबर किसका देना होगा मेरे को, B2B का। तो अभी जो इस वाले टैब में हमें एंट्री करनी है, जो मैंने B2B पे क्लिक किया था फर्स्ट वाले टैब पे, इस पे सिर्फ हमें B2B की एंट्री करनी है। B2B कौन सी एंट्री, जिनके पास जीएसटी नंबर है और हमने उनके जीएसटी पे बिलिंग इशू की उन्हें। तो ये मैं इसका जीएसटी नंबर कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करूँगा। जैसे ही मैं इसका जीएसटी नंबर पेस्ट करूँगा, पेस्ट करते के साथ यहाँ पे कुछ चीज़ें ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा पोर्टल, जैसे उसका नाम रेसिपिएंट का, उसका स्टेट और सप्लाई टाइप, ये चीज़ें जीएसटी पोर्टल अपने आप कैच कर लेता है। तो ये जीएसटी की डिटेल्स आ गई। अब इसके बाद नेम ऑफ मास्टर, ये कब आएगा आपके पास, अगर आप यहाँ पे ऐड मास्टर करके अपने क्लाइंट का मास्टर एंड नेम ऐड करेंगे तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहे तो ऐड मास्टर पे क्लिक करके यहाँ मास्टर नेम ऐड कर सकते हैं और उसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद आपकी ये सारी चीज़ें आ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जीएसटी नंबर डालने के बाद इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर कहाँ से मिलेगा, हमने जो अपना डाटा बनाया है उसमें से हम अपना इनवॉइस नंबर लेंगे। तो ये मेरा इनवॉइस नंबर हो गया, यहाँ से मैंने कॉपी किया, इसको इनवॉइस नंबर को पेस्ट किया। डेट मेरी क्या है, 2/5/2022, ये मेरी डेट हो गई। इसके बाद यहाँ पे मेरे को टोटल इनवॉइस की वैल्यू अपनी एंटर करनी है। तो मेरे टोटल इनवॉइस की वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ पे अपने टोटल इनवॉइस की वैल्यू ऐड कर दूंगा। इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, अपना टैक्स रेट मेरे को देखना है कि मेरा आइटम कितने टैक्स रेट की परसेंट में स्लैब में है। तो मेरा जो टैक्स रेट है 18% है। तो मेरे को जो एंट्री करनी है इसमें 18% वाले में एंट्री करनी है। कौन सा अमाउंट एंटर करना है मेरे को, ये वाला अपना टैक्सेबल अमाउंट। तो मेरा ये टैक्सेबल अमाउंट है, तो मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ये देखिए मैंने टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे डाल दिया। तो ये मेरा जो टैक्स का अमाउंट है इसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, और जो अमाउंट यहाँ पे आ रहा है वही देखिए मेरी शीट में भी एंट्री मैंने कर रखी है अमाउंट की। तो यहाँ पे हमारा सेम अमाउंट आ रहा है और ये मेरा यहाँ पे टैक्स अमाउंट मैच हो रहा है। तो इसको मैं क्या करूँगा, सेव पे ऐड कर दूँगा। जैसे ही मैं सेव पे इसको ऐड करूँगा ये मेरा डाटा सेव हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट एंट्री करूँगा। नेक्स्ट एंट्री के लिए आपके पास क्या होगा, सेम स्क्रीन दोबारा से आ जाएगी। तो आपको ये नहीं घबराना है कि ये सेम स्क्रीन क्यों आ गई, आप दोबारा से न्यू एंट्री कर सकते हैं। अब न्यू एंट्री के लिए आपको क्या करना है, जो आपका सेकंड जीएसटी नंबर है वो ले लेना है। तो सेकंड जीएसटी नंबर मेरा क्या है, ये सेम ही है। तो मैंने सेम पेस्ट कर दिया यहाँ पे, और मेरा पार्टी नेम सेम आया क्योंकि सेम ही पार्टी का है। अब इसका इन्वॉइस नंबर, सेकंड इन्वॉइस नंबर मेरा क्या है, यहाँ पे ये आ गया 004, ये डाल दिया मैंने। डेट मेरी इसकी भी 2/5 की है, 2/5/2022। टोटल इनवॉइस वैल्यू, यहाँ पे मैंने अपना टोटल इनवॉइस वैल्यू डाल दिया। इनवॉइस वैल्यू डालने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था, पार्टी नेम और सप्लाई टाइप, ये सप्लाई टाइप, प्लेस ऑफ सप्लाई जीएसटी पोर्टल ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेता है। तो ये डिटेल्स आपको फिलअप नहीं करनी, जीएसटी पोर्टल अपने आप कैच कर लेगा। इसके बाद टैक्स रेट फिर से देखना है हमें कि हमारे किस टैक्स रेट के हेड में एंट्री होगी। तो ये हमारा जो है टैक्स रेट 18% का है। तो 18% में हमें क्या करना है, अपना टैक्सेबल अमाउंट डाल देना है। ये मैंने टैक्सेबल अमाउंट डाल दिया, और जो मेरे टैक्स की वैल्यू है पोर्टल अपने आप यहाँ पे देखिए फिर से कैलकुलेट कर लिया। तो मेरा सेम टैक्सेबल अमाउंट आ रहा है। अब इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। तो मेरे बी की जो एंट्री थी ये 2 ही थी, दोनों की मैंने एंट्री कर दी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस पर बैक पे आ जाऊँगा। जैसे ही मैं बैक पे आऊँगा, यहाँ पे ये देखिए मेरे इन्वॉइसेस की एंट्री शो कर रहा है कि आपने इस पार्टी के 2 इन्वॉइसेस एंटर किए हैं। यहाँ पे प्रोसीड इन्वॉइस 2। ऐसे ही अगर आपकी अलग अलग पार्टियाँ होती है तो यहाँ पे अलग अलग आ जाता। मान लीजिए इस पार्टी का आपसे कोई इन्वॉइस छूट गया है, तो आपको और इन्वॉइस ऐड करने हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक करके ऐड मोर इन्वॉइस इसके कर सकते हैं। आपको किसी नई पार्टी का दोबारा से रिकॉर्ड करना है तो ऐड न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपने B2B की एंट्रियाँ कर देनी है। अब मैं यहाँ से बैक आ गया, मेरी B2B की एंट्री हो गई। टोटल इन्वॉइस भी दिखा रहा है मेरे यहाँ पे 2 है। B2C लार्ज इन्वॉइसेस, इसमें क्या होता है, B2C लार्ज में आपके जो भी 2.5 लाख से ऊपर के इन्वॉइसेस होते हैं, और आपके स्टेट से बाहर, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं और आपने यूपी में किसी को सेल किया 2.5 लाख से ज़्यादा की, उस केस में आपको B2C लार्ज में एंट्री करनी होती है। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ सप्लाई लेना है। प्लेस ऑफ सप्लाई ले लेने के बाद इन्वॉइस नंबर आपने जो इशू किया उन्हें, इन्वॉइस की डेट, टैक्स, टोटल इन्वॉइस वैल्यू, और जो भी टैक्स रेट का आइटम था वो यहाँ पे ऐड कर देना। मेरे केस में नहीं है तो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। हो सकता है आपके केसेस में हो तो आप यहाँ पे एंट्री कर देना। अभी मैं यहाँ से बैक आ जा रहा हूँ। यहाँ पे आता है एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस। अगर आपने कोई एक्सपोर्ट किया हुआ है तो आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट की एंट्री डालनी होती है। यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करके आप अपने एक्सपोर्ट इन्वॉइसेस की एंट्री डाल सकते हैं। हमारे केस में एक्सपोर्ट का भी कोई इन्वॉइस नहीं है। B2C अदर, देखिए B2C अदर ये समझने वाली चीज़ है। मैं भी आपको पीछे भी समझा रहा था कि B2C अदर क्या होता है, B2C क्या। तो B2C अदर में क्या है, आपको यहाँ पे देखिए B2C अदर पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आपको स्टेट वाइज एंट्री करनी होती है।
B2C अदर में मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे सिर्फ स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज एंट्री चल। अब मैं आपको फटाफट एंट्री करके दिखाता हूँ कि किस तरह से करनी है। जो मैंने ये कॉलम बना रखी है स्टेट वाइज, ये इसलिए बना रखी है, मैंने यहाँ पे ये दे रखा है कि मैंने दिल्ली में इतनी सेल की, जम्मू में इतनी सेल की, वेस्ट बंगाल में इतनी की, गुजरात में इतनी की। ये मेरी ये एंट्री है कि मैंने इन स्टेटों में इतना इतना सेल किया है इस टैक्स परसेंट से। मेरे केस में आपको सिर्फ एक एक एंट्री दिख रही है। हो सकता है आपके केसेस में दो दो एंट्री आए। वो क्यों आएगी? क्यों हो सकता है आपके में आपने 18% का भी सेल कुछ किया हो, 12% का भी किया हो, तो आपको दोनों टैक्स रेट की अलग अलग एंट्री करनी होगी। आपको बताना होगा कि जी मैंने दिल्ली में 18% के जो प्रोडक्ट है उसकी इतनी सेल की, 12% की इतने की। अब चलिए मैं फटाफट एंट्री कर लेता हूँ। एंट्री के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, टैब पे आया, यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई ली मैंने दिल्ली, 07 दिल्ली आ गया मेरा। इसके बाद टैक्सेबल अमाउंट कितना है मेरा, टैक्सेबल अमाउंट जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये मेरा टैक्सेबल अमाउंट है यहाँ पे 27,932.63 टैक्सेबल अमाउंट डाला। इसके बाद मैं अपना टैक्स रेट सेलेक्ट करूँगा कि मेरा टैक्स रेट कितना है, 18। तो यहाँ पे मेरा जो जीएसटी का कैलकुलेशन है टोटल अपने आप उठा लेगा। तो आपको क्या करना है, सीधा प्लेस सेलेक्ट करना है, टैक्सेबल अमाउंट डालना है, उसके बाद आपको टैक्स रेट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। ये मैंने सेव कर दिया। अब मान लीजिए 18% की एंट्री हो गई। अब दिल्ली में मेरी एक और सेल है, अब वही मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में दोबारा से मैंने किया और यहाँ पे जो मेरी टैक्सेबल अमाउंट की सेल है एक और, अभी एक तो मैंने दिल्ली की एंट्री की, अब सेकंड दिल्ली की एंट्री कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है मेरा अलग टैक्स रेट का वो प्रोडक्ट है। तो 1 लाख का जो मैंने सेल किया दोबारा, वो किया 12% में, तो 12% का इस हिसाब से मेरा अलग अलग आ जाएगा और इसको मैं सेव कर दूंगा। मेरे केस में फिलहाल ये एंट्री नहीं है तो मैं इसलिए इस एंट्री को नहीं कर रहा। हो सकता है आपके केसेस में मल्टीपल टैक्स रेट हो तो आप यहाँ पे मल्टीपल टैक्स रेट एंटर कर सकते हैं। तो मैंने दिल्ली की एंट्री कर ली। इसी तरह से मैं जम्मू की करूँगा, 97677, यहाँ पे जो मेरा टैक्स रेट है वो 12% है। और यहाँ पे ये देखिए मेरा एक ही हेड में एंटर जीएसटी कैलकुलेट किया है। वो क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे IGST लगना शुरू हो गया। आप जिस स्टेट के और उस स्टेट में सेल करते हैं तो उस केस में आप CGST और SGST लगता है। और अगर आप जिस स्टेट के और उस स्टेट से बाहर आप कुछ सेल करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ IGST लगता है पूरा पूरा। तो यहाँ पे मैंने जम्मू का ऐड कर दिया। इसी तरह से आप भी अपने एक एक स्टेट करके कैलकुलेट करके फटाफट एंट्री कर सकते हैं B2C के। क्या एंट्री कर लेनी है और उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद फाइनली यहाँ पे आपके पास आपकी पूरी लिस्ट आ जाएगी कि आपने किस स्टेट वाइज कौन सी एंट्री की है। अगर आपको अभी भी लगता है आपने किसी स्टेट वाइज कोई गलती कर दी है तो यहाँ से आपके पास एडिट और डिलीट का ऑप्शन दोनों होता है। आप यहाँ से एडिट करके उसको अभी भी करेक्शन कर सकते हैं। अगर सारी चीज़ ओके है तो इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से बैक आ जाएंगे। तो ये मेरी ओके है। आपका ये 8A 8B 8CD ये जो कॉलम है, यहाँ पे आपकी जो भी नील रेटेड सप्लाई होती है उनकी एंट्री आपको यहाँ पे करनी होती है। मेरे केस में अभी कुछ भी नहीं है तो मैं इसको के बैक आ रहा हूँ। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है मेरी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बैक आ जाऊँगा, कोई एंट्री नहीं है मेरी। क्रेडिट डेबिट नोट, क्रेडिट डेबिट नोट क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपने कोई सेल की, सेल करने के बाद आपकी जो प्रोडक्ट सेल हुए, सेल होने के बाद कुछ प्रोडक्ट आपके रिटर्न आ गए। मान लीजिए आपने 10,000 का सामान बेचा, 10,000 में से आपके कंज्यूमर ने, कस्टमर ने 5,000 का सामान रिटर्न कर दिया आपको। तो उस केस में आप क्या करते हैं, आप अपने कंज्यूमर को, कस्टमर को एक क्रेडिट नोट इशू करते हैं कि ये आपका क्रेडिट नोट है। तो अगर आपके केस में कुछ ऐसा होता है, आपकी कोई सेल रिटर्न होती है, तो आप उस केस में यहाँ पे क्रेडिट नोट की एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, रेसिपिएंट का GST नंबर जिसको भी आपने सेल की थी और वो सेल रिटर्न आई है, क्रेडिट डेबिट नोट नंबर, यहाँ पे क्रेडिट डेबिट नोट के टाइप क्या है, क्रेडिट नोट, ठीक है, उस नोट की वैल्यू। और यहीं पे अगर आप डेबिट नोट यूज़ करते हैं तो डेबिट नोट में क्या होता है, जैसे आपने क्रेडिट नोट इशू किया अपने कस्टमर को जब आपके कस्टमर ने आपको प्रोडक्ट रिटर्न किया, इसी तरह से अगर आप किसी से परचेजिंग करते हैं और आपने उसको प्रोडक्ट कुछ रिटर्न किया है तो उस केस में आप डेबिट नोट इशू करेंगे। और डेबिट नोट में क्या है, यहाँ पे आप डेबिट नोट यूज़ करके कितने का डेबिट नोट इशू किया उसे वो एंट्री यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका क्रेडिट डेबिट नोट का कॉन्सेप्ट। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, क्रेडिट नोट इशू किए जाते हैं। तो अगर आपके केस में कोई क्रेडिट नोट इशू होता है तो आपको यहाँ पे क्रेडिट नोट की एंट्री कर देनी होती है रजिस्टर्ड पर्सन। सेम क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड पर्सन की, अगर आपने कोई सप्लाई सेल की थी अनरजिस्टर्ड को, उसमें से कुछ माल रिटर्न आया तो उसकी एंट्री आपको यहाँ कर देनी होती है। एडवांस रिसिप्ट, कोई भी आपको एडवांस रिसिप्ट होती है उसकी यहाँ पे एंट्री करनी होती है कि आपको क्या एडवांस रिसिप्ट हुआ है। ऐड स्टेट वाइज कि आपको किस स्टेट से कितना एडवांस रिसीव हुआ है वो यहाँ पे एंट्री करके उसकी एंट्री कर देनी होती है। मेरे केस में नहीं है अभी तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसके बाद आपका आ गया यहाँ पे एडजस्टमेंट। इसकी एडजस्टमेंट सेम 11A की एडजस्टमेंट, अगर आपको कोई एडवांस मिला है और उसकी एडजस्टमेंट कर रहे हैं आप तो उसकी एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे ऐड करनी होती है। मान लीजिए कोई एडवांस मिला बट वो ऑर्डर कैंसिल हो गया तो आपने एडवांस रिटर्न किया
तो उसके एडजस्टमेंट की डिटेल्स आपको इस वाले कॉलम में एंटर कर देनी होती है। के बाद आ जाता है आपका HSN कोड वाइज समरी। HSN कोड वाइज समरी में देखिए आपको जो HSN कोड एंटर करने होते हैं, अगर आपकी सेल जो है 5 करोड़ से कम है तो आपको B2B के तो एंटर करने मैंडेटरी है, B2C को आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपकी सेल 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको B2C भी जो आपने प्रोडक्ट सेल किए उसके भी HSN एंटर करने मैंडेटरी हो जाते हैं उस केस में। तो यहाँ पे ये मैं HSN कोड एंटर कर देता हूँ। इसके बाद ये मैंने अपना HSN कोड एंटर किया। HSN कोड एंटर करने के बाद मेरी इसमें क्वांटिटी कैसे है, क्वांटिटी है मेरी यहाँ पे इसकी 20 पीसेस की। तो यहाँ पे मैंने पीसेस लिया, क्वांटिटी 20। टैक्सेबल अमाउंट जो है मेरा इसका ये ले लिया मैंने। टैक्स रेट है मेरा इस पर 18%। इसके बाद यहाँ पे भी मेरा IGST लगा है, ये मैंने HSN कोड की एंट्री कर दी। तो इस तरह से आपको अपने HSN कोड की भी एंट्री कर लेनी है। HSN कोड की भी जब आप एंट्री कर लेंगे इसके बाद सेव कर देंगे। इसको सेव करने के बाद इसमें बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे आपका ये देखिए HSN कोड की भी एंट्री हो गई। तो HSN कोड में आप अपने HSN कोड की समरी फिलअप कर देना। उसके बाद डॉक्यूमेंट इशू में आपने जो डॉक्यूमेंट इशू किए, जो इन्वॉइसेस इशू किए उसकी डिटेल डालनी होती है। तो यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट पे करेंगे और आपने जो इन्वॉइसेस नंबर जहाँ जितने नंबर से जितने नंबर तक के इन्वॉइसेस इशू किए उसकी एंट्री यहाँ पे देंगे। इसके बाद टोटल नंबर्स ऑफ इन्वॉइस 3, कैंसिल मेरे 0 है तो टोटल नेट इन्वॉइस हो गए मेरे 3। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, और इसके बाद आपके और भी कोई इन्वॉइसेस है जैसे इन्वॉइस इनवर्ट सप्लाई, कोई रिवॉइस इन्वॉइस एंट्री किया है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर। अगर ये सारे नोट्स हैं आपके पास तो इन सभी नोट्स की एंट्री आप यहाँ पे देंगे। और सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, बैक आ जाएंगे। यहाँ से बैक आ जाएंगे और उसके बाद आपको जब HSN कोड इन सब सारी चीज़ों की एंट्री कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप ये सारा डाटा फिलअप कर लेंगे, डाटा फिलअप करने के बाद एक ऑप्शन और आता है हमारे पास, अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स का मतलब क्या है। मान लीजिए किसी डिटेल्स में आपने कोई गलती कर दी है, लास्ट टाइम जो आपने रिटर्न्स भरी थी उनमें कुछ गलतियाँ हो गई है, उनको आपको सुधारना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे अमेंड रिकॉर्ड वाले डिटेल्स को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ से आपकी जितनी भी गलतियाँ हो रखी हो लास्ट टाइम वाली आप इनमें से कर सकते हैं। जैसे ये B2B है, B2B को आपको कहाँ से इस वाले डाटा को, मतलब लास्ट टाइम आपने किसी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल इनवॉइस नंबर बेचा है और उसमें कोई गलती हो गई है आपसे रिटर्न फाइल करते समय, तो यहाँ से उस पार्टी के इनवॉइस को आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करना होता है आपको, आप अपना असेसमेंट सेलेक्ट करेंगे और एक वहाँ जो भी जिस भी इनवॉइस नंबर की करेक्शन करनी है, लास्ट मंथ जो आपने बिल इशू किया और उस इनवॉइस में कोई भी गलती हो रखी है आपसे, तो आप यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल के अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो पूरा फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। जो आपने रिटर्न फाइल करते समय फॉर्म भरा था, क्लाइंट की डिटेल जैसे क्लाइंट का GST नंबर, इनवॉइस नंबर, बिल का अमाउंट, टैक्स रेट, क्या क्या आपने डाला था, वो पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद उसमें कोई भी गलती हो रखी हो आपकी तो आप उसको ईजिली चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके जितने भी B2B के इनवॉइस होंगे आप उसको यहाँ से अमेंड कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा अमेंडमेंट B2C लार्ज। अमेंडमेंट B2C लार्ज जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, ऐसा इनवॉइस जिसकी वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है और वो आपने अपने स्टेट से बाहर किसी को सेल किया है तो उसमें कोई अमेंडमेंट करना। इसी तरह से सारे ऑप्शन आ जाते हैं आपके पास, अमेंड एक्सपोर्ट इनवॉइस, अमेंड क्रेडिट डेबिट नोट, अमेंड क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड के, अमेंड B2C अदर। B2C अदर मतलब आपने कोई सेल दिखाई थी पिछले महीने, उसमें कुछ चेंजेस करना है वो हो गया। टैक्स लायबिलिटी कुछ आपको अमेंड करनी है, एडजस्टमेंट का कोई भी अमेंड करना है। तो ये वाला जो पूरा सेक्शन है आपका अमेंडमेंट का पूरा सेक्शन है। आपने कोई भी गलती की है किसी भी इनवॉइस में या किसी भी डिटेल्स को प्रोवाइड करने में लास्ट मंथ की रिटर्न में, मतलब जिस मंथ की आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं इस मंथ से पहले अगर आपने जो रिटर्न आपने फाइल की थी और उस रिटर्न में आपको बाद में फाइल करने के बाद पता चला कि इस रिटर्न में मैंने ये गलतियां कर दी है, तो उस गलतियों को सुधारने का ये ऑप्शन होता है कि जब भी आप अपने उस रिटर्न के बाद की नेक्स्ट मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पहले अप्रैल की रिटर्न फाइल की थी और अप्रैल की रिटर्न में मुझसे कुछ गलतियां हो गई थी, तो अब उस गलतियों को सुधारने के लिए जब मैं अपनी मई की रिटर्न फाइल करूंगा तो मई की रिटर्न फाइल करने के बाद जब मई का सारा डाटा तो मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा। वो सारा डाटा एंटर करने के बाद मेरे पास नीचे आता है अमेंड रिकॉर्ड का ऑप्शन। तो अमेंड रिकॉर्ड के थ्रू जो मैंने अप्रैल में अपनी गलतियाँ की थी उन गलतियों को मैं यहाँ पे मई की रिटर्न में अपने सुधार सकता हूँ अमेंडमेंट का। अब ये लास्ट ऑप्शन जो होता है आपका, ये होता है ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री। आपने कोई भी ई इनवॉइसिंग इशू की है, जनरेट किया है, तो यहाँ पे सारे ई इनवॉइसेस की आपकी हिस्ट्री आ जाती है। ई इनवॉइस को अभी हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट कोई सी वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपको पूरा ई इनवॉइस को भी ढंग से समझा दूंगा। बाकी अभी जो मेन पार्ट होता है रिटर्न फाइलिंग का, सबसे मेन आपका यही होता है पहले वाला ऐड रिकॉर्ड्स वाला। इसमें आप सारे रिकॉर्ड्स फिलअप कर देंगे। फिलअप करने के बाद जनरेट समरी के ऊपर एक बार क्लिक कर देना है।
जनरेट समरी पे जैसे ही आप क्लिक कर देंगे यहाँ पे कहेगा आप थोड़ी देर वेट कीजिए। वेट करने के बाद आपको रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप थोड़ी देर बाद रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देखिए जनरेट समरी जो लिखा आ रहा था वहाँ पे लिखा आएगा आपका प्रोसीड टू फाइल समरी। तो यहाँ पे आप प्रोसीड टू फाइल समरी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूरी समरी आ जाएगी, जो भी आपने डाटा फिलअप किया है सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो करेगी। शो करने के बाद आपको लगता है सारी चीज़ें ओके आ गई, अभी भी आपको डाउट है, कुछ चेक करना है, तो आप बैक जाके दोबारा एंट्रीज की करेक्शन कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है ओके है सारी चीज़ें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कर दूंगा। फाइल स्टेटमेंट पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे से डिक्लेरेशन मांगेगा। डिक्लेरेशन यहाँ पे मैं नाम सेलेक्ट करूँगा। नाम सेलेक्ट करने के बाद फाइल विद ईबीसी पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं फाइल विद ईबीसी पे क्लिक करूँगा, मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा। मैं उस ओटीपी को एंटर करके यहाँ पे इसको वेरीफाई कर दूँगा। तो मेरे मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी आ गया। मैंने वो ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक करूँगा। वेरीफाई पे क्लिक करते के साथ देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया कि आपकी जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली फाइल हो गई है। और मैं यहाँ पे अब दोबारा से रिटर्न डैशबोर्ड में जाके एक बार चेक भी कर लूँगा कि मेरी रिटर्न जो फाइल का स्टेटस है वो फाइल दिखा भी रहा है कि नहीं दिखा रहा है। मैं माई पे दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए मेरी रिटर्न फाइल शो कर रहा है। तो ये था पूरा प्रोसेस कि GSTR 1 आपको कैसे फाइल करनी है। नेक्स्ट वीडियो होगी GSTR 3B की, क्योंकि GSTR 3B भी कमिंग डेट ही है, 20 तारीख को फाइल करना होता है। उसमें मैं आपको पूरी GSTR 3B समझाऊंगा। बाकी उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलना। बाकी अगली वीडियो में।